हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू आरंभ सीरीज। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कंसीडरेशन स्टार्ट किया था। कंसीडरेशन में हम लोगों ने कंसीडरेशन की डेफिनेशन कर ली, कंसीडरेशन के रूल्स कर लिए, उसके बाद में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन भी अच्छे से कर लिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सब लोगों ने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लास्ट टर्न पर जैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, या कॉन्ट्रैक्ट के केस में स्ट्रेंजर अलाउड नहीं हो सकता। ना ही स्ट्रेंजर के ऊपर सूट फाइल किया जा सकता और ना ही स्ट्रेंजर सूट फाइल कर सकता है, लेकिन इस रूल के एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन ये चीज मैंने कल भी आपको बताई थी कि बेटा पहले हमेशा प्रोविजन लिखा जाता है। अगर कभी भी आंसर पूछा जाता है, मैं कहता हूं एक्सेप्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी हम पहले प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, फिर हम ये बताएंगे कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। तो देखिए इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन टू द रूल, एक्सेप्शंस टू द रूल, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट, बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। अब यहां पर बच्चे बताएंगे सर ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। यहां पर बेटा ट्रस्ट दूसरी बात करी जा रही है। यहां पर ट्रस्ट बात करी जा रही है एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कुछ लोग मिल करके किसी के बेनिफिट के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे अगर अब ट्रस्ट दो तरीके की होती है, एक पब्लिक ट्रस्ट और एक प्राइवेट ट्रस्ट। मैं यहां पर आपको एक प्राइवेट ट्रस्ट का एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करिए कि ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं, इन दोनों ने, ए का एक बेटा है, बी की एक बेटी है, ठीक। अब इन दोनों ने क्या किया, इनके पास में पैसा बहुत है, इन दोनों ने एक ट्रस्ट फॉर्म करी और अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को इसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बना दिया। जैसे कंपनी में होते हैं ना डायरेक्टर, वैसे ही ट्रस्ट भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, इसमें होते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स को, कुछ एक दो फ्रेंड्स को और एक दो रिलेटिव्स को जो भरोसेमंद थे उनको इसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बना दिया। इन लोगों को लगा कि यार पैसा हमारे पास में बहुत है, कल को हमें कुछ हो गया, कुछ भी इंसैनिटी, डेथ या कुछ भी हो गई, तो अब हमारे बच्चे तो छोटे छोटे हैं तो क्या होगा। अब मान लीजिए इत्तेफाक की बात है ए और बी की वाकई में डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में ए की पूरी प्रॉपर्टी और बी की पूरी प्रॉपर्टी किसके पास में आ जाएगी, ट्रस्ट के पास में आ जाएगी। अब ट्रस्ट अगर खुली है, ट्रस्ट अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो 100% किसी ना किसी के बेनिफिट के लिए खोली जाएगी। अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए खोली जाएगी। जैसे आप मंदिर वगैरह होते हैं, धर्मशाला होती हैं, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे बच्चों के जो बच्चों के लिए होते हैं जो स्कूल वगैरह, वो भी ट्रस्ट के फॉर्म में होते हैं। ओल्ड एज होम बनते हैं, वो भी ट्रस्ट के फॉर्म में खोले जाते हैं। तो उसमें ट्रस्ट होते हैं, वो ट्रस्ट हमेशा किसी ना किसी के बेनिफिट के लिए खोली जाती है, ठीक है। तो पब्लिक ट्रस्ट है तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए खोली जाएगी, प्राइवेट ट्रस्ट है तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए खोली जाएगी। तो अब मान लीजिए यहां पर ये जो ट्रस्ट इन्होंने खोली है, इसको बोला जाएगा प्राइवेट ट्रस्ट। अब इन दोनों ने प्राइवेट ट्रस्ट बनाई, इनकी डेथ हो गई, दोनों की प्रॉपर्टी इनके पास में आ गई, राइट। अब देखो, अब यहां पर इन दोनों की डेथ के बाद में ये ट्रस्ट क्या करेगी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज करेंगे कि इनके बेटे और इनकी डॉटर के बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हमेशा इस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा ताकि इनके एक्सपेंडिचर और इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट आउट होते रहें। अब सपोज करो कि इनके पास में एक प्रॉपर्टी दी, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग लीज पर दे देते हैं, इससे 50,000 रुपए हर महीने रेंट आएगा, तो उस रेंट से इनका बेटा और इनकी बेटी की पढ़ाई वगैरह और जो डेली के एक्सपेंसेस हैं वो मीट आउट होते रहेंगे। तो ट्रस्ट ने क्या किया कि ये प्रॉपर्टी लीज पर दे दी मिस्टर वाई को, ठीक, और जो भी रेंट आता है उससे इनके बेटे को और इनकी बेटी को जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब कल को अगर बाई चांस मान लीजिए कि मिस्टर वाई ने कुछ भी गड़बड़ करी,
प्रॉपर्टी तो वाई के पास में, वाई ने कुछ भी गड़बड़ करी तो क्या इनके बच्चे वाई को स्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो फाइनली इनकी है ना, वो तो ट्रस्ट अभी इनके बेनिफिट के लिए काम कर रही है। दूसरा, अब अगर मान लीजिए कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं वही कोई फ्रॉड करें, जैसे मान लीजिए कि इस प्रॉपर्टी से रेंट जो है वो 50,000 रुपए का आ रहा है, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपए इनको दे रहे हैं, 20,000 रुपए इनको दे रहे हैं, 10,000 रुपए का बीच में घपला कर ले रहे हैं, 10,000 रुपए अपने पास रख ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि इनके बेटे को और इनकी बेटी को पता चल गया कि यार प्रॉपर्टी से रेंट तो आता है 50,000 रुपए का, लेकिन हम लोगों को मिल कितना रहा है, 40,000 रुपए, 10,000 रुपए का ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो क्या इनका बेटा और इनकी जो बेटी है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को स्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, उनकी प्रॉपर्टी है, कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर आप टेक्निकल एंड समझना कि कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लीज का एग्रीमेंट हुआ है ये किसके किसके बीच में हुआ है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बीच में और मिस्टर वाई के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में तो हो रहा है। सूट कौन फाइल कर रहा है, इनका बेटा और इनकी बेटी, ठीक है। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्ट के केस में मेन रूल क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर सूट कौन फाइल कर रहा है, थर्ड पार्टी तो सूट फाइल कर रही है। तो ये बेटा इसी वजह से एक्सेप्शन के केस में आता है कि अगर ट्रस्ट का कोई बेनिफिशियरी है, अगर ट्रस्ट का कोई बेनिफिशियरी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में सूट फाइल कर सकता है। तो देखते हैं एक बार थ्योरी में, देखिए इन केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मतलब जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाई गई है, मे इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। इन अदर वर्ड्स बेनिफिशियरी मे स्यू द ट्रस्टी, वो ट्रस्टी के ऊपर भी सूट फाइल कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द ट्रस्टीज ड्यूटी। अगर ट्रस्टी अपनी ड्यूटीज का वायलेशन करते हैं तो फिर उस केस में बेनिफिशियरी के पास में पूरा राइट है कि बेनिफिशियरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को भी स्यू कर सकता है। तो इसी वजह से ये एक्सेप्शन के केस में आता है कि यहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। और यहां पर थर्ड पार्टी कौन है, यहां पर थर्ड पार्टी हुआ हमारा बेनिफिशियरी। डन है सबको? तो आगे देखते हैं। अब देखिए इसी का ही एक केस लॉ दिया हुआ है, गैंडी वर्सेस गैंडी का। देखिए, अ हस्बैंड हु वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ एग्जीक्यूटेड अ सेपरेशन डीड by which he promised to pay to the trustees all the expenses for the maintenance of his wife. Hence, the agreement created a trust in favor of his wife and could be enforced. तो यहां पर हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड ने सेपरेशन की एक डीड बनाई और उसमें एक ट्रस्ट को क्रिएट किया, और ट्रस्ट को क्रिएट करने के बाद में बोला कि उसकी वाइफ के जितने भी मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं वो ट्रस्ट को देता रहेगा और ट्रस्ट उसकी वाइफ को फॉरवर्ड करती रहेगी। तो वहां पर यह चीज बोली गई कि उसकी वाइफ के पास में पूरा राइट है कि वो उस ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट करा सकती है, उस ट्रस्ट डीड को इन्फोर्स करा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वाइफ है उसकी, वो वाइफ कौन हो गई, बेनिफिशियरी हो गई। तो यहां पर बेनिफिशियरी इन्फोर्स करा सकता है। आगे देखते हैं, मैरिज एक्सपेंसेस एंड फैमिली सेटलमेंट। अब अगर मैरिज एक्सपेंसेस और फैमिली सेटलमेंट का केस है तो भले ही फैमिली का एक मेंबर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हो, लेकिन जो बाकी के फैमिली के मेंबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 2 सिस्टर्स हैं और एक ब्रदर है, ठीक। अब इनके पास में एक प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू मान लेते हैं 50 लाख रुपए की है, ठीक है। अब नॉर्मली हम लोगों के घरों में क्या होता है कि अगर घर में फीमेल मेंबर है और मेल मेंबर है, भले ही मान लीजिए कि दोनों मेजर हैं, फीमेल भी मेजर है और ब्रदर यानी जो मेल मेंबर है वो भी मेजर है, लेकिन तो भी जो इस तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उस पर अक्सर जो घर का मेल मेंबर होता है वही उसमें आगे बढ़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों में भागा दौड़ी करने की ज़रूरत होती है, रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली घर का जो मेल मेंबर होता है वही ये सारे के सारे काम करता है। तो मान लेते हैं 2 सिस्टर्स थी और एक ब्रदर थे, इनके पास में एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू थी 50 लाख रुपए। अब इनके भाई ने ये बोला कि भाई एक काम करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और बेच करके जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को मैं आप दोनों की एजुकेशन और शादी के लिए 25 लाख रुपए अलग कर दूंगा और 25 लाख रुपए से मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। भाई सिस्टर सीधी थी, सिस्टर ने बोला ठीक है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने फाइनली ये प्रॉपर्टी जो है मिस्टर वाई को बेच दी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो 50 लाख रुपए मिले उसको इनके भाई ने क्या किया, पूरे के पूरे पैसे अपने पास में रख लिए, अपनी सिस्टर्स को कुछ भी पैसा नहीं दिया।
तो क्या अब इनकी सिस्टर्स इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो 50 लाख रुपए मिले हैं उस पे अपने राइट्स को क्रिएट कर सकती हैं, क्या उसको इन्फोर्स करा सकती हैं? आंसर इज यस। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, इनके भाई के बीच में हुआ और वाई के बीच में हुआ, लेकिन जो कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन को इन्फोर्स कौन करा रहा है? इनकी सिस्टर करा रही, इनकी सिस्टर कौन हो गई? थर्ड पार्टी हो गई, लेकिन तो भी बेटा ये करा सकती। तो इस वजह से जो फैमिली सेटलमेंट है, जो फैमिली सेटलमेंट के जो केसेस होते हैं, जो इस तरीके के केसेस होते हैं, वहां पर फैमिली मेंबर्स उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। एक बार थ्योरी पे देखते हैं, देखिए, द प्रोविजन ऑफ मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ एन HUF entitles the female member to sue for such expenses on male member। तो घर की जो फीमेल मेंबर है वो मेल मेंबर के अगेंस्ट में अपने इस राइट को, जो भी मैरिज एक्सपेंसेस या जो भी एजुकेशन यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी तरीके का अगर मैरिज एक्सपेंसेस हो, एजुकेशन एक्सपेंसेस हो, किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस को वो रिकवर कर सकती हैं। लेकिन बेटा ये HUF के लिए है, हिंदू फैमिलीज के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए, ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इफ द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर इन राइटिंग, अगर राइटिंग में है तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट में एनफोर्स द एग्रीमेंट। बस चीजें राइटिंग में होनी चाहिए, तो उस केस में घर के बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स भी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, शुपू अमल वर्सेस सुब्रमण्यम का केस है 1910 का। देखिए, टू ब्रदर्स ऑन पार्टीशन ऑफ अ जॉइंट प्रॉपर्टी agreed to invest a certain sum of money in equal share for the maintenance of their mother। अब दो ब्रदर थे, उन्होंने, उनके पास में एक प्रॉपर्टी थी, जॉइंट प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग प्रॉपर्टी को सेपरेट कर लेते हैं और प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में जो भी पैसा होगा उसमें से हम लोग मिला करके एक अमाउंट अपनी मदर के एक्सपेंसेस के लिए, अपने मदर के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अलग रख लेंगे, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन था वो हो गया, प्रॉपर्टी बिक गई, लेकिन उन्होंने अपनी मदर को कोई भी पैसा नहीं दिया। तो यहां पर ये चीज बोली गई कि उनकी मदर वॉज एंटाइटल्ड टू रिक्वायर हर सन्स टू मेक द इन्वेस्टमेंट। वो अपने सन्स को बोल सकती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके पास जो राइट्स हैं वो अपने सन के अगेंस्ट में इन्फोर्स करा सकती हैं। आगे देखते हैं। तो बेटा यहां तक डन है सबको। अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपका एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इसको पहले एक बार समझते हैं एग्जांपल से। अब जैसे अगर मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपीज, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया 10,000 रुपए देने का। अब मिस्टर ए ने मिस्टर सी से भी 10,000 रुपए लेने थे। अब मिस्टर ए ने सी से 10,000 रुपए लेने थे और मिस्टर बी को 10,000 रुपए देने थे। अब यहां पर मिस्टर ए ने सी से बोला कि यार तुम मेरे को 10,000 रुपए दोगे, मैं बी को दूंगा, तो एक काम करो, इससे अच्छा तुम डायरेक्टली बी को पैसे दे दो, तुम इससे अच्छा डायरेक्टली बी को पैसे दे दो। इन्होंने बी को कॉल किया और बी से बोला कि भाई मेरे को आपको 10,000 देने और मेरे को सी से 10,000 रुपए लेने हैं, तो आप एक काम करो कि आप डायरेक्टली सी से पैसे ले लो। बी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसे दो, सी पैसा दे, मेरे को पैसे से मतलब है भाई, मुझे तो पैसा चाहिए ना। तो बी ने बोला कि तुम एक काम करो कि तुम पहले एक बार सी से मेरी बात करा दो। ए ने बोला ठीक है, ए ने सी से बात करा दी बी की। बी ने बोला हाँ भाई तुम्हें 10,000 रुपए देने हैं। सी ने बोला कि हाँ मेरे को ए को 10,000 रुपए देने थे, लेकिन ए कह रहा है कि वो 10,000 रुपए आपको दे दूं, तो ठीक है मैं आपको 10,000 रुपए दे देता हूं, मैं कल आता हूं, कल आकर के आपको 10,000 रुपए दे देता हूं। तो अब देखो, तो सी अपनी लायबिलिटी को बेटा एक्नॉलेज कर रहा है ना, एक्नॉलेज द लायबिलिटी। तो यहां पर सी बी से अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है। अब अगर कल को सी बी को पैसे नहीं देता है तो क्या बी सी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? आंसर इज यस। बी के पास में बेटा ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सी बी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, तो क्या सी ए के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अब यहां पर बी के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो ए को स्यू करे, चाहे वो सी को स्यू करे। ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ स्यू करेगा, लेकिन उसके पास में एक चॉइस है कि वो चाहे तो ए को स्यू करे, चाहे तो सी को स्यू करे। तो देखो यहां पर भी थर्ड पार्टी
लायबल हो रही है। तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के केस में कब कब थर्ड पार्टी लायबल हो सकती है। तो अगर थर्ड पार्टी ने अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज किया है तो फिर वहां पर थर्ड पार्टी की लायबिलिटी अराइज हो सकती है। तो एक बार देखते हैं, द पर्सन हु बिकम्स एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी बाय एक्नॉलेजमेंट कैन बी स्यूड। डन है सबको। अब आगे देखते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट का मतलब बेटा क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। और देखो दो बातें असाइनमेंट को लेकर के, दो बातें बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर हमेशा बिटवीन लिविंग पर्सन होगा, यानी जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो लोग जिंदा हैं, उन्हीं के बीच में ट्रांसफर होता है। दूसरा, आप अपने अधिकारों को, अपने बेनिफिट्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप अपनी लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर मेरे पास में एक अधिकार है कि मुझे किसी से पैसे लेने, इस अधिकार को अगर मैं आपको ट्रांसफर करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं, ये मेरे ऊपर लायबिलिटी होगी। अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो ये लायबिलिटी मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो अधिकारों को ट्रांसफर किया जा सकता है, लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो यही चीज यहां पर बोली गई है, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर किसी पार्टी ने अपने बेनिफिट्स को, अपने राइट्स को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया है तो फिर वहां पर थर्ड पार्टी उन राइट्स को इन्फोर्स करा सकती है। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ए के पास में एक घर है, ठीक है, इस घर को उन्होंने लीज पर उठाया हुआ है, 20,000 रुपए हर महीने रेंट आता है। 20,000 रुपए हर महीने रेंट आता है, इन्होंने बी को लीज पर उठाया हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए कि मिस्टर ए ने रेंट लेने के राइट को सी को ट्रांसफर कर दिया। सी से बोला कि भाई अब मेरी जगह पर तुम रेंट ले लेना, तो इन्होंने एक अपने अधिकार को सी को ट्रांसफर कर दिया। अब अगर बी रेंट नहीं देता है तो क्या सी बी को स्यू कर सकता है? यस, कर सकता है। तो बेटा अगर किसी ने अपने राइट्स को, अपने बेनिफिट को किसी भी पर्सन को ट्रांसफर किया है तो फिर वहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। इसी वजह से इसको एक्सेप्शन में डाला गया है। एक बार देखते हैं देखो, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है ना बेनिफिट, तो बेटा बेनिफिट को ही केवल और केवल असाइन किया जा सकता है, लायबिलिटीज को असाइन नहीं किया जा सकता। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन, द असाइनी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। असाइनी का मतलब जिसको हम असाइन कर रहे हैं वो उसको इन्फोर्स करा सकता है। तो यहां तक की कहानी सबको डन। आगे देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट है, इस वाले चैप्टर में दो एक्सेप्शंस हैं। लेकिन बेटा जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बार बार याद कराता हूं, मुझे पता है कि याद कराने की जरूरत होती है। अपने आंसर की शुरुआत हमेशा प्रोविजन के साथ में करी जाती है। एक्सेप्शन तो हर चीज का होता है ना। तो जैसे अभी हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ करके आए कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन है। नॉर्मल प्रोविजन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन पड़े। लेकिन आंसर की शुरुआत हमेशा कहां से करेंगे? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे। उसी तरीके से यहां पर दिया हुआ है, अगला है सेक्शन 25, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। क्या कंसीडरेशन के बिना कोई भी एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है? आंसर इज नो। कंसीडरेशन तो भाई हम लोगों ने सेक्शन 10 में पढ़ी है ना, कि सेक्शन 10 के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स थे उसमें तो कंसीडरेशन तो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। कंसीडरेशन के बिना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे हर रूल के एक्सेप्शन होते हैं वैसे यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है। तो देखते हैं, द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। देखो यहां पर भी पहले प्रोविजन दिया हुआ है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भले ही वो एक्सेप्शन का पूछा जाए, लेकिन अपने आंसर की शुरुआत हमेशा हम कहां से करेंगे? प्रोविजन के साथ में करेंगे। इन द फॉलोइंग केसेस द अग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसीडरेशन विल बी वैलिड एंड इनफोर्सिएबल। तो नीचे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। इन सारी सिचुएशंस में अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसको पहले समझते हैं। देखो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये चार चीजें हैं, कौन कौन सी? पहला, राइटिंग में होना चाहिए। बेटा इधर की तरफ स्क्रीन लगी हुई है, मैं बार बार देख रहा हूं कि स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ ठीक है।
तो सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, तीसरा नियर रिलेशन, चौथा नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये चार चीजें हैं और वहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। समझ में आया? राइटिंग, रजिस्टर्ड, नियर रिलेशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लेकिन ये सारी की सारी यहां पर एंड लगा हुआ है, यानी कोई ऑप्शन नहीं है कि इनमें से कोई एक, ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी। जैसे आपको याद है एक मिस्टर बाल्फर और मिसेस बाल्फर का केस हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया? पहले वाले उसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में मिस्टर बाल्फर एंड मिसेस बाल्फर। अब देखो वो उस एग्रीमेंट को कोर्ट ने क्या बोला था? कोर्ट ने बोला था कि ये सोशल नेचर का है, डोमेस्टिक नेचर का है। लेकिन अगर वहां पर मिस्टर बाल्फर और मिसेस बाल्फर वाले केस में ये सारी चीजें होती तो 100% वो एग्रीमेंट वैलिड होता, 100% वो एग्रीमेंट वैलिड होता। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोल रहा है? एक तो मैंने आपको बताया कि भाई लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होना। इंटेंशन पता कैसे चलती है? कंडक्ट ऑफ पार्टी से। तो अगर हम राइटिंग में करा रहे हैं, रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो इसका मतलब इंटेंशन तो हमारी पता चल रही है लीगल रिलेशन की है, लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की है। साथ में अगर ये दो चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे फादर सन का हो, चाहे वो कोई भी डोमेस्टिक रिलेशन का हो, तो वहां पर यह माना जाता है कि भाई ये एग्रीमेंट वैलिड है, भले ही उसमें कंसीडरेशन हो या ना हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो बर्थडे पे उसको 50,000 रुपए गिफ्ट देगा। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो बर्थडे पे उसको 50,000 रुपए का गिफ्ट देगा। अब समझो, तो अब यहां तक तो देख करके, यहां तक की कहानी सुन करके तो समझ में आ रहा है कि भाई ये सोशल नेचर है, डोमेस्टिक नेचर है। लेकिन यहां पर वाइफ ने क्या है? वाइफ ने सीए किया हुआ था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, इसको तो पता था। ये पर्स में अपने स्टैम्प पेपर ले करके घूमती थी, इसको अपने हस्बैंड के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसने क्या किया? जब हस्बैंड ने इसको प्रॉमिस किया तो वाइफ ने क्या किया? तुरंत के तुरंत स्टैम्प पेपर निकाला और स्टैम्प पेपर पे उसने राइटिंग में ले लिया। अगले दिन वो कोर्ट में गई, कोर्ट में जाकर के उसने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। अब जब बर्थडे आई तो हस्बैंड ने 50,000 रुपए देने से मना कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या वाइफ हस्बैंड से ये 50,000 रुपए रिकवर कर सकती है? 50,000 के लिए स्यू कर सकती है? आंसर इज यस, कर सकती है। क्यों? अब देखो, राइटिंग में है, यस, रजिस्ट्रेशन है, यस, नियर रिलेशन है, यस, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, यस, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब यहां पर जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो हस्बैंड बोलेगा कि सर यहां पर तो कंसीडरेशन है नहीं, मेरे पास से 50,000 रुपए जा रहा है, बदले में तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो ये एग्रीमेंट किस बात का? ये एग्रीमेंट तो वैलिड है नहीं। तो यहां पर जज क्या कहेगा? यहां पर जज कहेगा कि बेटा ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है। यहां पर राइटिंग में रजिस्टर्ड, नियर रिलेशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो कंसीडरेशन हो या ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब इसी का ही एक दूसरा केस ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एक बार एक हस्बैंड थे और एक इनकी वाइफ थी। अब इन दोनों के बीच में एक बार बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ, ठीक है, बहुत तेज लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के बाद में हस्बैंड ने बोला कि यार अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है, अब एक काम करो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वाइफ समझदार थी, वाइफ ने बोला कि भाई ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लेकिन ये बताओ कि भाई मैंने तुमसे शादी करी थी, मेरे खर्चे पानी का क्या होगा? तो हस्बैंड तो गुस्से में था। हस्बैंड ने बोला कि ऐसा है कि ये जो घर है, ये घर तुम रख लो, रहने के लिए तुम्हारे पास घर हो गया, हर महीने 50,000 रुपए, हर महीने 50,000 रुपए तुम्हें अलाउंसेस के मैं देता रहूंगा। वाइफ ने बोला एक काम करो, ये जो तुम बातें बोल रहे हो ना, ये बातें लिख करके दे दो। उसने भी तुरंत के तुरंत स्टैम्प पेपर निकाला, लिखवा दिया। अगले दिन वो कोर्ट में गई और कोर्ट में जाकर के उसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया। ठीक, अब रजिस्टर्ड हो गया।
हस्बैंड ने 2 महीने तक तो 50-50 हज़ार रुपए दिए, तीसरे महीने सोचा कहाँ यार हर महीने हम 50 हज़ार रुपये देते रहेंगे ज़िंदगी भर, छोड़ो हटाओ नहीं देते हैं, कौन सा यहाँ पर कोई कंसीडरेशन है, कोई एग्रीमेंट तो वैलिड होगा नहीं। हस्बैंड ने नहीं दिया। अब वाइफ तो राइटिंग में भी ले चुकी थी, रजिस्टर्ड भी करवा चुकी थी। वाइफ ने पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के हस्बैंड को स्यू किया। अब ये बताओ क्या वाइफ इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स पे आंसर बताओ, क्या वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है? चलो अच्छा, आंसर बाद में बताते हैं, पहले प्रोविजन अप्लाई करते हैं। तो देखो मैंने 4 चीजें बताई, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, नियर रिलेशन होना चाहिए, नियर रिलेशन होना चाहिए, नियर रिलेशन है भाई, हस्बैंड और वाइफ है, नियर रिलेशन है। चौथा नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। तो क्या नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? भाई दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो रहा है तो लव कहां से होगा? जब झगड़ा है तो फिर लव कहां से होगा? तो इसका मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिसिंग है। और मैंने क्या बताया, चारों चीजें होनी चाहिए। तो यहां पर वाइफ इन्फोर्स नहीं करा सकती, नॉट इन्फोर्सिएबल, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंसीडरेशन नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है तो इस वजह से इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। इन चारों चीजों का होना जरूरी है। तो देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसी एक सिंगल एक्सेप्शन से पूछा जा सकता है केस लॉ के फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए, कब इन्फोर्सिएबल होगा और कब इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। आपको याद क्या रखना है? आपको बेटा ये 4 पॉइंट याद रखने हैं और ये चारों के चारों होने जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो एक बार थ्योरी में देखते हैं। अब देखो, अ रिटन एंड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग नियर रिलेशन। तो देखो यहां पर राइटिंग हो गया पहला, रजिस्टर्ड हो गया दूसरा, नियर रिलेशन तीसरा और नेचुरल लव एंड अफेक्शन चौथा, ठीक है। चौथे की जगह तीसरा, तीसरे की जगह चौथा, जो भी कर लो, ठीक है। तो अदर इज इन्फोर्सिएबल इवन विदाउट कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन नहीं है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आगे देखते हैं। अब देखो, राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। यहां पर हस्बैंड और वाइफ के नाम भी अजीबोगरीब है, लड़ाई झगड़ा होता ही होगा इन दोनों के बीच में, लेकिन खैर चलो देखो, अ हिंदू हस्बैंड आफ्टर रेफरिंग टू क्वेरल्स। अब देखो क्वेरल्स का मतलब झगड़ा, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बिल्कुल सेम वही है बेटा जो मैंने बताया, बिटवीन हिम एंड हिज वाइफ। एग्जीक्यूटेड अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कर लिया इन फेवर ऑफ हिज वाइफ अग्रीइंग टू पे हर फॉर मेंटेनेंस बट नो कंसिडरेशन मूव्ड फ्रॉम द वाइफ, हेल्ड द एग्रीमेंट वॉज वॉइड फॉर वॉन्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन यहां पर नहीं है, इस वजह से ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। डन है सबको? क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। इसको आप पास्ट कंसिडरेशन से भी रिलेट कर सकते हो वैसे, ठीक है। देखो कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस यानी कि किसी ने पास्ट में वॉलेंट्री सर्विसेज, किसी ने पास्ट में वॉलेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करी है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? अपने मन से, किसी ने अपने मन से सर्विसेज प्रोवाइड करी। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक फ्रेंड है, बी का एक फ्रेंड है, वो सीए है। एक बार दोनों साथ में चाय पी रहे थे, बी ने ए से पूछा कि यार ये बताओ रिटर्न की डेट आ रही, तुमने रिटर्न वगैरह फाइल किया है कि नहीं किया? ए ने कहा यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैंने रिटर्न अपना फाइल ही नहीं किया। बी ने बोला कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं तुम्हारा रिटर्न फाइल करता हूं। बी ने ए का रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक। अब ए ने 1 महीने के बाद में, जब इन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया, उसके 1 महीने के बाद में ए को याद आया कि यार बी ने तो रिटर्न फाइल किया था। तो ए ने बी से बोला कि यार तुमने मेरा उस दिन रिटर्न फाइल किया था जब हम लोग वहां पर चाय पी रहे थे, काम करो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें 15 दिन बाद 5,000 रुपए दे दूंगा। अब देखो प्रॉमिस कब कर रहा है? आज। पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज कब प्रोवाइड करें थी? 1 महीना पहले,
1 महीने पहले। तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि भाई अगर किसी ने पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, हम प्रॉमिस आज कर रहे हैं, आज तो हमको कोई कंसीडरेशन नहीं मिल रही है ना, आज तो केवल मेरे पास से 5,000 रुपए जा रहा है, बदले में हमको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है भैया पहले ही सर्विसेज आप एक्सेप्ट कर चुके हो, पहले ही सर्विसेज आप रिसीव कर चुके हो, तो अब काहे की सर्विसेज, तो अब तो भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर अब अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को ये 5,000 रुपए नहीं देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बी कैन इन्फोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट मिस्टर ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो एक बार थ्योरी पे, अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होली और इन पार्ट a person who has already voluntarily done something for the promisor is enforceable under section 25. The following are the essentials factor for this condition. तो कुछ essential factor हैं। सबसे पहले the services should be have been rendered voluntary, तो बेटा सबसे पहले तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हो वो वॉलेंट्री हो। दूसरा, सर्विसेज किसको रेंडर करी हो, सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर, जो सर्विसेज दी गई हो वो प्रॉमिसर को दी गई हो। तीसरा, द प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड, तो प्रॉमिसर उस समय एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जिस समय सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। और चौथा, द प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंट टू कॉम्पनसेट द प्रॉमिसी, और प्रॉमिसर की इंटेंशन क्या होनी चाहिए, प्रॉमिसर की इंटेंशन होना चाहिए प्रॉमिसी को कॉम्पनसेट करने की। एग्जांपल देख लेते हैं, ए फाइंड्स बी's पर्स एंड गिव टू हिम, बी प्रॉमिस टू गिव ए ₹500, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ए को बी का पर्स मिला, उसने उसको दे दिया, यानी उसने अपने मन से पहले सर्विसेज प्रोवाइड करी, अब बी ए को प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। डन है सबको? आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अब देखो टाइम बार डेट, टाइम बार डेट पहले तो देखो होता क्या है बेटा, एक एक्ट है, द लिमिटेशन एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या बोलता है कि जैसे अगर आपके पास में सूट फाइल करने का राइट है, एप्लीकेशन फाइल करने का राइट है, या आपके पास अपील फाइल करने का राइट है, ठीक है, तो ये जो अधिकार है ना, जो आपको कोर्ट में जाने की परमिशन देता है, ये अधिकार अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, इसकी एक टाइम लिमिट है। ये जो लिमिटेशन वर्ड यूज हुआ है ना, ये बेसिकली टाइम लिमिट की बात करता है कि ये जो आपके पास में राइट है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, तो हर एक राइट की एक टाइम लिमिट है, वो लिमिटेशन एक्ट में दी गई है कि भाई आपके पास में अनलिमिटेड टाइम नहीं है, एक सर्टेन पीरियड के लिए आपके पास में टाइम है, और अगर उस सर्टेन टाइम में आप कोर्ट नहीं गए, आपने सूट फाइल नहीं किया, आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, आपने अपील फाइल नहीं करी, तो फिर ये अधिकार आपके पास से खत्म हो जाएगा, और फिर आप कोर्ट में अगर जाओगे, कोर्ट में सूट फाइल करोगे, तो कोर्ट आपके केस को रिजेक्ट कर देगी, कोर्ट आपके केस को रिजेक्ट कर देगी। तो इस वजह से उस टाइम लिमिट के अंदर केस फाइल करना जरूरी होता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे हाँ एक चीज और, अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग टाइम लिमिट है, अलग अलग मैटर्स के लिए अलग अलग टाइम लिमिट है, लेकिन आपको हर टाइम लिमिट को जानने की जरूरत नहीं है, हर टाइम लिमिट आपके सिलेबस में नहीं है। लैंडिंग और बोरोइंग, पैसे का जो लेन देन होता है उसकी टाइम लिमिट केवल याद रखो 3 साल, 3 इयर्स। जो पैसे का लेन देन होता है ना, उसमें सूट फाइल करने की टाइम लिमिट होती है 3 साल की। देखो ए ने बी को प्रॉमिस किया 10,000 रुपए पे करने का ऑन 1 जनवरी 2026, ठीक है। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि भाई 1 जनवरी 2026 को हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। अब 1 जनवरी 2026 की डेट निकल गई और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे नहीं दिए। अब 2 जनवरी 2026 से, भाई 1 तारीख तक पैसे देना था, 1 तारीख की डेट निकल गई, तो ये अधिकार कब आया? 2 तारीख से। तो 2 जनवरी 2026 से 2 जनवरी 2029,
ये 3 साल का टाइम पीरियड है कि अगर ये 3 साल के अंदर, अगर ये 3 साल के अंदर मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर सूट फाइल कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट इनको पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन ये वाली डेट निकल गई ना बेटा, ये वाली डेट निकल गई तो फिर उसके बाद ए के पास ये अधिकार चला जाएगा। देखिए मैं डिस्क्लेमर में आपको बता देता हूँ, हो सकता है कुछ सीएस वाले बच्चे भी देख रहे हो, कुछ जुडिशरी के बच्चे भी क्लासेस देख रहे हो। ये जो डेट मैंने निकाली है ना, मैंने एक सिंपल तौर पे निकाल दी। हालांकि लिमिटेशन एक्ट में डेट का कैलकुलेशन होता है, उसमें लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है कौन कौन से दिन को एक्सक्लूड किया जाता है, लेकिन आपके में इतना सिलेबस नहीं है, इतना कंटेंट नहीं है, तो बिना वजह कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2 जनवरी लिखी है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ठीक है। तो 2 जनवरी 2026 से 2 जनवरी 2029 तक का टाइम था, 3 साल का टाइम पीरियड है। अब 3 साल निकल गए। अब अगर ये केस नहीं करते तो उसके बाद में ये कोर्ट में जाकर के बी से ये 10,000 रुपए रिकवर नहीं कर सकते। ये जो डेट है, ये जो डेट है ना 10,000 रुपए का, ये इनके लिए क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड डेट। ये इनके लिए हो जाएगा टाइम बार्ड डेट। मेरी बात समझ में, जो टाइम बार्ड डेट ये होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना, ये इसको एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन के एक्सेप्शन में क्यों दिया हुआ है। अब देखो, अगर मान लो कि ये टाइम लिमिट खत्म होने से पहले 2 जनवरी 2029 से पहले, सपोज करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, 30 दिसंबर 2028, यानी कि 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक लेटर लिखा राइटिंग में, राइटिंग में एक लेटर लिखा और इन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हें किसी भी वजह से 10,000 रुपये दे नहीं पाया, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें ये 10,000 रुपये अगले हफ्ते या 15 दिन बाद दे दूंगा। तो यहां पर लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है, लिमिटेशन एक्ट कहता है कि भाई टाइम पीरियड खत्म होने से पहले अगर प्रॉमिसर ने राइटिंग में एक्नॉलेज किया है और प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, तो यहां से नया टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेश टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब टाइम लिमिट क्या हो गई, 30 दिसंबर 2028 को एक्नॉलेज कर रहा है, 3 साल कितने हो गए, 30/12/2031, डन है। तो यहां पर अगर टाइम लिमिट खत्म होने से पहले सामने वाला राइटिंग में एक्नॉलेज कर ले रहा है अपने डेट को, तो फिर उस सिचुएशन में यहां से फ्रेश टाइम पीरियड शुरू होता है। तो अभी तक इनके पास में सूट फाइल करने का राइट था 2029 तक, अब ये राइट बढ़ करके 2031 तक का आ गया। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मैं एक बार देखता हूं इसमें YouTube कहां से लग गया। ये हमारे सुरेश सर आ गए थे बीच में, ठीक है, वापस आ गया, ठीक है, चलो। तो यहां से फ्रेश टाइम पीरियड बेटा स्टार्ट हो जाता है, यानी इनको अब 30 दिसंबर 2031 तक का टाइम पीरियड इनको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, तो अभी तक जो अधिकार इनका 2029 में खत्म हो रहा था, 2029 के बाद इनका पैसा डूब जाता, तो अब वो टाइम पीरियड बढ़ रहा है ना कहीं ये बी के लिए बेनिफिशियरी है, ठीक। अब समझना यहां पर ये जो राइटिंग में एक्नॉलेज कर रहा है अपने डेट को, ये जो राइटिंग में एक्नॉलेज कर रहा है अपने डेट को, तो एक तरीके का प्रॉमिस कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई 15 दिन बाद मैं तुम्हें ये 10,000 रुपए दे दूंगा, किसी वजह से नहीं दे पाया। तो इस समय जो वो प्रॉमिस कर रहा है, तो उसको क्या कोई कंसीडरेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। लेकिन तो भी ये प्रॉमिस देख लो कितना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भी वैलिड हो रहा है और लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से भी ये वैलिड हो रहा है, तभी इनको एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर टाइम बार डेट है, अगर टाइम बार डेट है और सामने वाली पार्टी राइटिंग में एक्नॉलेज कर ले रही है, तो उस समय अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी वो प्रॉमिस 100% वैलिड प्रॉमिस माना जाएगा। एक बार देखते हैं, देखो, वेयर अ प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन
मेकिंग इट और बाय हिज और हर ऑथराइज्ड एजेंट इज मेड टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन, इट इज अ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। डन है सबको? एग्जाम्पल देख लेते हैं। A owes B ₹10,000 but the debt is barred by limitation. A signs a written promise to pay B ₹10,000 on account of debt. This is a valid contract. डन है सबको? अब नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, एजेंसी। अब देखो एजेंसी क्या होता है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आपके मॉड्यूल में। यूनिट 9 है, सबसे एंड वाला टाइम पीरियड है, सबसे एंड वाला चैप्टर है, इसको हम लोग लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो, एजेंसी एक रिलेशन होता है, एजेंसी एक रिलेशन होता है, ठीक है, किसके किसके बीच में? प्रिंसिपल के बीच में और एजेंट के बीच में। अब प्रिंसिपल और एजेंट कौन होते हैं? प्रिंसिपल वो होता है जो पर्सन अपने किसी काम को करवाने के लिए किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है या ऑथराइज करता है। तो जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है, जो पर्सन ऑथराइज कर रहा है, उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल, और जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, जिसको ऑथराइज किया जा रहा है, उसको बोला जाएगा एजेंट। मेरी बात समझ में आई? तो अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? यहां पर बोला जा रहा है कि बेटा ये जो रिलेशन इन दोनों के बीच में बन रहा है ना, इस रिलेशन के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। यानी कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी पैसे नहीं दे रहा है, तो भी 100% यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। डन है सबको? आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है कंप्लीटेड गिफ्ट। अब गिफ्ट को समझो। हालांकि वैसे तो जो गिफ्ट है वो गिफ्ट कवर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर होता है, लेकिन यहां पर बोला गया है कि भाई पहले तो ये समझो, जो गिफ्ट दे रहा है उसको बोला जाता है डोनर, और जो गिफ्ट ले रहा है उसको बोला जाता है डोनी। अगर डोनर ने गिफ्ट दिया और डोनी ने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो मान लिया जाता है गिफ्ट कंप्लीट हो गया। और अगर एक बार गिफ्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप चाह करके भी अपने दिए हुए गिफ्ट को वापस नहीं ले सकते। अब गिफ्ट तो मुफ्त में दिया जाता है, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली कि आपसे बदले में मुझे थोड़ी ना कुछ मिल रहा है, लेकिन गिफ्ट 100% वैलिड होता है। और एक बार अगर गिफ्ट कंप्लीट हो गया तो आप चाह करके भी उसको वापस नहीं ले सकते, गिफ्ट को रिवोक नहीं कराया जा सकता। देखो, इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड का मतलब डोनर ने दिया और डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया। द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। Explanation 1 to the section 25 states, nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee of any gift actually made. Thus gift do not require any consideration. Clear है सबको? Next देखो बेलमेंट। बेलमेंट भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक यूनिट 8 है आपकी, ठीक है, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में बेलमेंट पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझो बेलमेंट का मतलब क्या होता है। जब हमारे गुड्स का पोजीशन, जब हमारे गुड्स का पोजीशन, केवल पोजीशन, ओनरशिप नहीं, केवल पोजीशन, पोजीशन का मतलब होल्डिंग, फिजिकली पोजीशन, फिजिकली गुड्स। तो जब हमारे गुड्स का फिजिकल पोजीशन किसी दूसरे पर्सन के पास में जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस और फॉर स्पेसिफिक टाइम, और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तब वो गुड्स हमारे पास वापस आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। जैसे मेरा फ्रेंड आगरा घूमने के लिए जा रहा है, उसने मेरे से बोला कि यार 5 दिनों के लिए अपनी कार दे दो। मैंने कहा भाई ले जा। तो अब मैंने उसको अपनी कार दे दी, तो मेरे पास एक गुड्स था, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, कार का पोजीशन किसके पास में जा रहा है? मेरे दोस्त के पास में जा रहा है। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। और बेलमेंट 2 तरीके के होते हैं, ग्रेचुअस और एक नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस का मतलब मुफ्त में, नॉन ग्रेचुअस का मतलब विद कंसीडरेशन, यानी कि बेलमेंट में कंसीडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी। अब मैंने अपने दोस्त को कार दी, मैं उससे पैसे थोड़ी ना लूंगा, लेकिन तो भी ये वैलिड बेलमेंट है। अगर यही मैं कार को रेंट पे देने का बिजनेस कर रहा होता तो मैं अपने दोस्त से भाई पैसे लेता, धंधा एक तरफ, दोस्ती एक तरफ, तो मैं पैसे चार्ज करता, तो वहां पर ये नॉन ग्रेचुअस होता। तो अगर ग्रेचुअस भी है तो भी ये वैलिड होगा बेटा।
देखो, ग्रेचुअस बेलमेंट रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन फॉर इट्स वैलिडिटी। डन है सबको? आगे देखो, रेमिशन। अब रेमिशन का देखो मतलब क्या होता है? रेमिशन का मतलब होता है बेटा डिस्काउंट। रेमिशन का मतलब क्या होता है? रेमिशन का मतलब होता है डिस्काउंट देना। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50,000 रुपए उधार दिए, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50,000 रुपए उधार दिए। अब कुछ समय के बाद में मिस्टर बी मिस्टर ए से कह रहे हैं, भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास में कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास में केवल और केवल 20,000 रुपए हैं, मेरे पास 1 रुपए नहीं है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं दे सकता। ए को भी पता था कि यार बिल्कुल इसकी हालत ख़राब है, इसके पास पैसा नहीं है। ए ने इसको बोला, चल भाई ठीक है, तू एक काम कर, तेरे 30,000 रुपए का मैंने डिस्काउंट किया, इसको मैंने रेमिट कर दिया, गिव अप कर दिया, तू केवल 20,000 रुपए दे, तेरा लोन खत्म। तो यानी कि ए के पास में एक अधिकार था 30,000 रुपए लेने का, ये राइट गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, अब इसने केवल 20,000 रुपए ले लिए। तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि एक बार अगर आपने रेमिशन कर दिया, एक बार अगर आपने सामने वाले को प्रॉमिस कर दिया कि भाई तेरा अमाउंट मैं माफ कर रहा हूं, उसके बाद अगर उसके पास पैसा आ भी जाए ना, अब आप उससे दोबारा वो पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि अब आप प्रॉमिस कर चुके हो। तो यहां पर अब आप सोचो कि एक प्रॉमिस हो रहा है, प्रॉमिस में कंसीडरेशन को तो मारो गोली, उल्टा नुकसान हो रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है, उल्टा 30,000 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन तो भी ये प्रॉमिस बेटा वैलिड है। समझ में आया? तो इसका मतलब रेमिशन भी एक्सेप्शन का पार्ट है। देखो, a creditor can agree to give up a part of his claim. In other words, no consideration is necessary for an agreement to receive less than what is due. क्लियर है सबको? तो बेटा यहीं पर ही आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो देखो, कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 6 नंबर से 8 नंबर तक का पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, स्पेशली इसके जितने भी एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़े, चाहे वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा हो या हम लोगों ने इसका नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा हो, इसके एक्सेप्शन बहुत अच्छे से कर लेना। दूसरा, मॉड्यूल के जितने भी इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कंसीडरेशन के, एक बार उसको जरूर सॉल्व करना, और अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप बताना, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। तो चलो नेक्स्ट रन पर नई यूनिट नए पार्ट के साथ में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।